प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल SG एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री जो क्लास 12 का है, उससे हर साल जो आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो 8 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर हैं उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो ये सभी के सभी प्रश्न आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, जिससे आगामी परीक्षा जो है उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त हों और ये हमारा वीडियो बनाने का भी जो लक्ष्य है वो धीरे धीरे पूरा हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक प्रश्न आपको पूछा हुआ है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है या जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 प्लस Cl2 का संयोग, तो H2 और Cl2 का जब संयोग होता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2HCl बनता है। तो ये उसका उदाहरण है शून्य कोटि की अभिक्रिया का। बर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं लिखिए, ये पूछता है आपको। तो बर्नर सिद्धांत की अभिधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहली अभिधारणा क्या है कि उपसंयोजक जो यौगिकों में केंद्रीय धातु के जो परमाणु या आयन दो प्रकार की जो केंद्रीय धातु होते हैं, दो प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। तो एक प्राथमिक संयोजकता, एक द्वितीयक संयोजकता। तो उसमें ये पहली बात हुई इसकी। और दूसरी बात यह है कि धातु में अपनी प्रथम संयोजकताओं और द्वितीय संयोजकताओं अर्थात दोनों प्रकार की जो संयोजकताओं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति होती है, और प्राथमिक संयोजकता जो होती है ऋणावेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती है, और द्वितीयक संयोजकताएं जो होती हैं वह विद्युत उदासीन परमाणुओं तथा विद्युत आवेशित परमाणुओं या समूहों द्वारा संतुष्ट होती हैं। ये उसकी वर्नर सिद्धांत की अवधारणा है। तीसरी इनकी अवधारणा ये है कि प्राथमिक संयोजकता जो होती है आयनिक और द्वितीयक संयोजकताएं यानी अनायनिक होती हैं, यानी प्राथमिक संयोजकताएं आयनिक होती हैं और द्वितीयक संयोजकताएं अनायनिक, यानी वो आयन में टूटती नहीं हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा और इस चैनल को शेयर कीजिएगा। और इसमें कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, जिससे कि हमें ये पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अब देखिए तीसरा जो प्रश्न है, फिनॉल अम्लीय होते हैं क्यों? तो फिनाल अम्लीय क्यों होता है? तो फिनाल को जल में घोलने पर यह H+ आयन तथा फिनॉक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, इसलिए फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। जैसे इसको देखिए H2O के साथ जब इसे किया गया तो यहाँ पे ये फिनॉक्साइड आयन बना दे रहा है, इसलिए यह क्या है? अम्लीय है। आगे जो है ये है कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। तो इसमें होता है क्या कि संबंधित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। तो प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर अगर बनाना है तो डाई एथिल ईथर एथिल एल्कोहल के अधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करके बनाया जाता है। तो यानी आप देख रहे हैं कि एथिल एल्कोहल को H2SO4 की उपस्थिति में आपको क्या है कि H2SO4 के साथ जब 100 से 110 यानी कि 140 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस से 110, तो यह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। और जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट जब बनाता है तो इसके बाद जब इसे एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो यह डाई एथिल ईथर बनाता है और अतिरिक्त तत्व के तौर पे, यौगिक के तौर पे H2SO4 प्राप्त होता है। आगे है संबंधित अभिक्रियाएं। जो इसकी संबंधित अभिक्रियाएं हैं, डाई एथिल ईथर बनाने की जो संबंधित अभिक्रियाएं हैं वो क्या हैं? H2O के साथ अभिक्रिया। ईथर जो होता है वह क्या होता है कि साधारण परिस्थितियों में अम्लों या क्षारों द्वारा जल अपघटित नहीं होता है, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उच्च दाब और उच्च ताप पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बहुत कठिनाई से एथिल एल्कोहल में जल अपघटित होता है। तो ये बात होती है। तो इस तरीके से
ये यहाँ पे आप देख रहे हैं डाई एथिल ईथर है, इसे जल में घोला गया है H2SO4 तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो एथिल एल्कोहल आपका बना। आगे जो अगला है वह ठंडे जो HI के साथ तो वो जो अभिक्रिया होती है, तो डाई एथिल ईथर की ठंडे जो सांद्र हाइड्री आर्डिक जो आपका अम्ल है, हाइड्रोडिक HI यानी हाइड्रोडिक अम्ल जो है वह से क्रिया कराने पर एक अणु एथिल आयोडाइड और एक अणु एथिल अल्कोहल बनाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया जब HI यानी हाइड्री आर्डिक जो अम्ल है उससे करा रहे हैं, तो एक अणु जो है उसका C2H5I यानी एथिल आयोडाइड बनाया और C2H5OH एक बना दिया, आपका क्या एथिल एल्कोहल बनता है। अब देख रहे हैं कि एसिटिल क्लोराइड के साथ जब क्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो डाई एथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड के साथ जब क्रिया करता है निर्जल ZnCl2 और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो एल्किल क्लोराइड या एस्टर बनाते हैं। तो एथिल क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड और एस्टर बनाते हैं। तो अब देखिए जब ये डाई एथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड के साथ जब क्रिया कर रहा है निर्जल ZnCl2 या AlCl3 के साथ निर्जल, तो ये एथिल क्लोराइड और एथिल एसीटेट बना रहा है। आगे आप देख रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक होगा लिगेंड क्या है, दो उदाहरण भी दीजिए। तो लिगेंड क्या है, वह आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो होते हैं से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगेंड कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये धनायन है, ये आपका केंद्रीय धातु है और ये आपका क्या है, लिगेंड है। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका लिगेंड है और ये आपका धनायन है। तो आगे देख रहे हैं कि विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि और रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखना होता है, रासायनिक समीकरण। तो सोडियम जब एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड, सोडियम एथॉक्साइड को जब एथिल आयोडाइड के साथ जब गर्म करते हैं, तो देख रहे हैं गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर बनाता है, डाई एथिल ईथर बनाया और सोडियम आयोडाइड अतिरिक्त यौगिक के तौर पे आपका बनाता है। आगे जो है आपका जो 7वां प्रश्न है वो ये है कि ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिक को पहचानने के में किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि यह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में यानी तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। कौन? ल्यूकास परीक्षण। यह भिन्न भिन्न एल्कोहल यानी अलग अलग जो एल्कोहल होते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है आपका सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। किसी एल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड जो आपका एथिल क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड बनते हैं, जिसमें धुंधलापन उत्पन्न होता है। यानी इसमें क्या होता है, धुंधलापन उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एल्किल एल्कोहल की जो आपका जो एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल जो भी ले लिए, एल्किल एल्कोहल आ रहा है, तो यहाँ पे एथिल मेथिल कुछ भी लिख सकते हैं। जब सांद्र HCl से जब क्रिया करा रहे हैं निर्जल ZnCl2 के साथ, तो क्या हो रहा है कि एल्किल क्लोराइड आपका बन रहा है। तो एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड कुछ भी हो सकता है। जैसा यहाँ पे R के जगह पे लेंगे एल्किल ग्रुप, H2O आपका प्राप्त होता है। अब देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि कमरे के ताप पर टर्सरी एल्कोहल तुरंत क्या होता है, धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। कमरे के ताप पर सेकेंडरी एल्कोहल, इसके लक्षण, तो इसके सेकेंडरी एल्कोहल जो होते हैं 5 से 10 मिनट बाद धुंधला उत्पन्न करते हैं, यानी तुरंत ये 5 से 10 मिनट बाद। कमरे के ताप पर प्राइमरी जो एल्कोहल होता है धुंधलापन उत्पन्न नहीं करता है, वह एकदम धुंधलापन उत्पन्न नहीं कर रहा है। विलायक पारदर्शी जो होता है, विलयन जो होता है पारदर्शक होता है। अगला जो आपका 8वां जो प्रश्न है वो है ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन ऐसे प्राप्त करोगे। तो क्लोरीन भाई कैसे प्राप्त करोगे? ब्लीचिंग पाउडर पर HCl या H2SO4 की क्रिया से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो आप देख रहे हैं ब्लीचिंग, ये आपका पाउडर है CaOCl2, इसके साथ जब H2SO4 की अभिक्रिया करा रहे हैं तो आपका CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनाता है। तो इस तरीके से इसी को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग
पाउडर बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि H2O और Cl2 गैस, आपकी क्लोरीन गैस इसके साथ साथ निकलती है। अगला जो आपका प्रश्न है, अगर वो संक्रमण तत्व आपसे पूछेगी और इसके 4 प्रमुख गुण बताइए। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन अंतिम ऊर्जा के स्तरों के डी कक्षकों में अगर भरे जाते हैं और डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य यानी बीच में उपस्थित होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो आपका सारणी होती है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो होती है उसमें आपके ये कहाँ होते हैं? जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं या संक्रमण तत्व, कोई डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम ऊर्जा स्तर जो होता है उसमें डी कक्षक में यानी इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए डी ब्लॉक का कहा जाता है। और ये एस और पी जो होते हैं, जो मेंडलीफ आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें एस और पी के बीच में आपके जो गड्ढे के रूप में दिखाया जाता है उसमें आपके ये संक्रमण तत्व होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे आपका यहाँ पे ऐसे होता है ये पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे ऐसे, तो ये बीच वाला जो आपका पोर्शन है ये एस ब्लॉक है, ये आपका पी है। तो इसके बीच में ये जो हैं ये क्या कहे जाएंगे? आपके संक्रमण तत्व कहे जाएंगे। विशेषताएं क्या होती हैं संक्रमण तत्वों की या डी ब्लॉक के तत्वों की? इसमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है, ये संकर आयन बनाते हैं, और अगला है कि ये रंगीन लवण बनाते हैं, और अंतिम ये अनुचुंबकीय गुण तथा उत्प्रेरक गुण दर्शाते हैं, यानी उत्प्रेरक का काम करते हैं, यानी रिएक्शन को बढ़ाने घटाने का काम करते हैं। आगे जो अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, अगर आपसे पूछ दे कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, तो ये आपकी बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से एक है। ये जो होती है इसमें आप क्या लिखेंगे कि जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है तो इसी अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या आपने देखा कि जब एथिल एमीन है, जब इसकी अभिक्रिया CH-Cl3 यानी क्लोरोफॉर्म से कराते हैं और ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जब गर्म करते हैं तो एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है यानी C2H5CN बनाता है यानी NC। तो ये 3KCl जो होता है पोटेशियम क्लोराइड, ये अतिरिक्त यौगिक के तौर पे, और H2O आपका अतिरिक्त यौगिक के तौर पे प्राप्त होता है। यानी कुल मिला के क्या हुआ कि जब एथिल एमीन की क्रिया जब क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, जब इसे गर्म करते हैं तो आपका एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है, इसी को क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया बोलते हैं। अगला अगर प्रश्न आपको पूछ दे कि हाफमैन ब्रोमाइड या ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, दोनों में से कोई भी नाम आपसे ले सकता है, कुल मिला के अभिक्रिया यही रहेगी। तो आप क्या लिखेंगे कि जब किसी एमाइड को Br2 तथा KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं, तो देख रहे हैं आपकी यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एमाइड है, इसको Br2 यानी हाइड्रोजन ग्रुप के तत्वों के साथ जब इसे गर्म कर रहे हैं KOH के साथ भी, तो अब क्या है कि ये आपका जो एल्किल समूह है वो जो आपका NH2 है उसके साथ अभिक्रिया कर लेगा, यानी ये अलग हो जाएगा। और देख रहे हैं आपकी ये क्या बनाया? एमीन बनाया, और इसी एमीन के बनने की क्रिया को हाफमैन ब्रोमाइड या ब्रोमाइड अभिक्रिया कहते हैं। और KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है, और K2CO3 बनता है, और H2O आपका अतिरिक्त तत्व यौगिक के तौर पे आपका बनता है, अतिरिक्त यौगिक के तौर पे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपकी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, ये रही, या ब्रोमाइड अभिक्रिया। फिर कार्बिल एमीन अभिक्रिया आपको बताया गया। ये जो इतनी भी अभिक्रियाएं बताई गई हैं वो आप जरूर तैयार करें और इन्हें एकदम न छोड़ें, इसे एक वीक में जरूर क्लियर कर लें, और आगे जो भी प्रश्न बचेंगे उसे आप समझते पढ़ते चले जाइएगा। और तैयारी जो है अपनी ज़ोर शोर से करते रहिए, और आगे इस चैनल पे बने रहिएगा। आने वाली जो वीडियो है वो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण बनेगी। तो इस तरीके से आप इन बातों पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा और अपनी कोर्स को क्लियर कर लीजिएगा।